नमस्कार दोस्तों, आज है 2 फरवरी 2022। इस वीडियो में हम लोग बजट डिस्कस करेंगे। जो बजट का 2 से 3 वीडियो अपलोड होंगे, तो आप सभी लोग बजट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको एक अगर आप सिंपल नागरिक भी हैं तो आपको बजट के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आपको बजट के बारे में जानना चाहिए कि बजट में क्या सरकार ने दिया है। तो सबसे पहले जो ये बजट पेश किया गया है, किस वर्ष के लिए बजट पेश किया गया है, तो 2022-23 के लिए यह बजट पेश किया गया है। जो बजट है किसके द्वारा पेश किया गया है, तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया है। कितने का बजट है, तो 39.45 लाख करोड़ रुपये का बजट है। भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा बजट है। 2.37 लाख करोड़ रुपया जो है एमएसपी के तहत सीधे किसान के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। 5.25 लाख करोड़ रुपया जो है रक्षा बजट में खर्च किया जाएगा। 80 लाख मकान अगले वित्त वर्ष में बनाए जाएंगे, मतलब एक साल में जो है 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। 1000 करोड़ रुपये 5 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो ये बजट पेश किया गया है, इसे दूरदर्शी बजट बोला गया है, और इसका लक्ष्य है कि स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक जो है सशक्त समर्थ भारत का निर्माण करना है। उसके बाद यहाँ पर साइड में आप देखिए जागरण, सरोकार और बजट के, इसमें है सुशिक्षित समाज को क्या मिला। तो कोरोना काल में पढ़ाई से वंचित रहे और स्कूली बच्चों के लिए जो है 200 टीवी चैनल आपके शुरू होंगे। बेहतर डिजिटल शिक्षण के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की आपकी व्यवस्था होगी। जल संरक्षण में क्या किया जाएगा, तो देश में 5 अन्य नदी जोड़ों परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की आपकी स्वीकृति दे दी गई है। इसके बारे में हम अगले वीडियो डिटेल से देखेंगे। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर का क्षेत्र केमिकल मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण में क्या किया जाएगा, तो निजी क्षेत्र में सृजित की जाएगी नौकरियां। 60 लाख रोजगार के अवसर बनाने की तैयारी है सरकार के द्वारा। युवाओं को कुशल बनाने के लिए सभी आईटीआई में ड्रोन तकनीक की आपके पढ़ाई होगी। गरीबी उन्मूलन के लिए क्या किया जाएगा, तो ग्रामीण व शहरी गरीबी के लिए जो है 4 करोड़ आवास को मंजूरी दी गई है। और ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। खेती को आधुनिक कर किसानों को आय बढ़ाने की दिशा में तेज़ी से काम होगा। नारी सशक्तिकरण में क्या होगा, तो महिलाओं बच्चों के लिए मिशन शक्ति, ठीक है, महिलाओं बच्चों के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 योजना आपकी शुरू की जाएगी। बेहतर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं वाली 2 लाख आंगनबाड़ी को उच्चीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण पर, तो वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। थर्मल पावर प्लांटों में 5 से 7% बायोमास जलाना होगा अनिवार्य, प्रदूषण से मिलेगी राहत। स्वस्थ समाज के बारे में, डिजिटल पंजीकरण से स्वास्थ्य सुविधाओं तक जो है सभी को पहुंच आसान होगी। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की घोषणा की गई है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में दिया गया है 9.2% विकास दर मौजूदा वित्त वर्ष में रहने का अनुमान है। बताया गया कि 2022-23 में जो है विकास दर 2021-22 में जो है 2021-22 में जो है भारत का विकास दर कितना रहेगा, तो 9.2% रहेगा। क्या लिखा गया है, मौजूदा वित्त वर्ष। उसके बाद है 1400 करोड़ रुपये के केन बेतवा नदी जोड़ों परियोजना की घोषणा की गई। इसे नोट कीजिएगा। तो जो केन बेतवा नदी परियोजना है कितने से करोड़ का है, तो 1400 करोड़ का है, 1400 करोड़ का है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 30% जो है
टैक्स लगेगा क्रिप्टो करेंसी के मुनाफे पर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो क्रिप्टो करेंसी पर मुनाफा होगा उस पर 30% आपके टैक्स लगाएगी सरकार। नेक्स्ट है कि 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस इस साल कोर बैंकिंग से जोड़ दिए जाएंगे। ये घोषणा 2015 में भी किया गया था, उसी को यहाँ पर दोबारा घोषणा कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 16% की बढ़ोतरी से स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़ाकर जो है 86,200.65 करोड़ रुपये आपके कर दिया गया है। 7.5 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च, जिसमें 35% की आपकी बढ़ोतरी की गई है। इसमें देखिए जो ऊपर में मोटे अक्षर में लिखा गया कि दूरदर्शी बजट है, जो ये आपके इस बजट में बताया गया है कि अगले 25 साल का लक्ष्य रख के जो 2022 और 23 का बजट है ये पेश किया गया है। इसमें आपको याद रखना है कि 2022 और 23 का जो बजट है अगले 25 साल को लक्ष्य बना के पेश किया गया है। ठीक है, तो इसे इसीलिए बोला गया इसे दूरदर्शी बजट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके 4 स्तंभ है और 7 इंजन है। ठीक है, 4 स्तंभ है और 7 इंजन है, इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास के 4 स्तंभ और 7 इंजनों का जिक्र किया है, तो उसके बारे में देख लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर 4 स्तंभ है, ये देख लीजिए 4 स्तंभ कौन कौन है। तो समावेशी विकास है, उत्पादन वृद्धि है, ऊर्जा बदलाव है और जलवायु परिवर्तन, ये आपके 4 स्तंभ है। 7 इंजन कौन कौन है, तो 7 इंजन है पीएम गति शक्ति मिशन के 7 इंजन। राष्ट्रीय राजमार्ग पहला है, दूसरा रेलवे है, तीसरा रोजगार है, चौथा बुनियादी ढांचा है, कृषि है, उत्पादन है और ऊर्जा विकास है। ये आपके 7 इंजन है। बहुत ही अच्छा से इसे नोट कीजिएगा, ये पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, पक्का है। ठीक है, 4 स्तंभ कौन कौन है, समावेशी विकास है, उत्पादकता वृद्धि है, ऊर्जा बदलाव है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के कदम, ये आपके 4 स्तंभ है। और जो 7 इंजन है इसमें है राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, रोजगार, बुनियादी ढांचा, कृषि, उत्पादन, ऊर्जा विकास को गति देना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 400 जो है नए वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल में चलाए जाएंगे। 75 जिलों में बनेंगे डिजिटल बैंकिंग। 75 जिलों में जो है डिजिटल बैंकिंग आपके बनाया जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर किसे क्या मिला, एक तरीके से देखिए जो करदाता हैं कर में कोई रियायत नहीं है, लेकिन कर के नियमों में सरलीकरण से राहत मिलेगा। मतलब कि जो कर है ना तो घटाया गया है ना तो बढ़ाया गया है, लेकिन जो कर के नियम है उसमें आपको उसे सरल किया गया है, उससे जो मिडिल वर्ग है उसे लाभ मिल सकता है। उसके बाद है निवेशक, सरकारी पूंजीगत खर्च से निजी निवेशकों के लिए मौका है, मांग निकलने से उन्हें मिलेगा लाभ। उसके बाद है उद्यमी, उद्यमियों को क्या मिला, तो अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन होने से जो है व्यापार के लिए खुलेगा बड़ा अवसर। किसान के लिए क्या है, तो निजी क्षेत्र से खेती के कारण, निजी निवेश से खेती के कारण किसान होंगे सशक्त, हाईटेक खेती के कारण ग्रामीण युवाओं को मिलेगा रोजगार। बढ़ेगी इकोनॉमी, तो कैसे बढ़ेगी, तो ढांचागत क्षेत्र में निवेश होगा, खेती के आधुनिकीकरण होगा, एमएसपी को जो है मदद और डिजिटल क्रांति पर जोर से अर्थव्यवस्था को मिलेगी बड़ी छलांग, उन्हें जोड़ने से बहुत छलांग मिलेगी, अर्थव्यवस्था को जो है ऊंचाई मिलेगी। उसके बाद है कि सुधारों की राह में क्या है, तो बजट ने दिखाया कि 3 कृषि कानून वापस लेने को मजबूर हुई सरकार सुधारों की राह पर आगे बढ़ती रहेगी। कृषि के साथ ही अन्य क्षेत्र में भी सुधारों पर सरकार की नज़र है। विनिवेश लक्ष्य में कटौती, विनिवेश लक्ष्य में कटौती देख लीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में जो है विनिवेश पर जोर देती रही सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में विनिवेश के लक्ष्य को जो है 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटाकर कितना कर दिया है, तो 78 हज़ार करोड़ रुपये आपके कर दिया है। एयर इंडिया की
रणनीतिक बिक्री के बाद अब जो है सरकार का ध्यान इस वर्ष LIC का IPO लाने पर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक सेकंड रुकिए, मजबूत देश का संकल्प। मोदी सरकार ने जो है अगले 25 वर्षों में देश को महाशक्ति बनाने का लक्ष्य सामने रखा है। तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका देश अब रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनकर सशक्त देश बनने के लिए आपके दृढ़ संकल्पित है। विकास की रफ्तार में देखिए तो सरकार की नज़र में विकास के लिए जो है पूंजीगत खर्च सबसे ज़रूरी चीज़ है। यही वजह है कि सरकार ने वित्तीय बोझ की अनदेखी करते हुए पूंजीगत खर्च के आवंटन में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगा। ऑनलाइन शिक्षा पर जोर। कोरोना काल में जो है बेपटरी शिक्षा व्यवस्था से सबक लेते हुए सरकार की कोशिश सभी को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा से जोड़े रखने की है। इस दिशा में बड़ी पहल करते हुए जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा, इसे नोट कीजिएगा, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है जो विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ सभी को घर बैठे पढ़ाई का विकल्प मुहैया कराएगी। उसके बाद है ये अलग अलग पॉइंट है, ये आपके आज इसमें हम लोग जो डाटागिरी डिस्कस कर पाएंगे और उसके बाद जो है खुशहाली, खेती, सशक्त, ये सब जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डाटागिरी में यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया कि बजट के निर्माण में दिन रात एक करने वाले अधिकारियों के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने वाले हर छोटे बड़े आंकड़े और रुपये के आने जाने के हिसाब की जानकारी, साथ में स्वतंत्रता के 100वें वर्ष 2047 के लिए कैसी है हमारी तैयारी, इसके बारे में देखिए सेकेंड पेज पर। तो जो सेकेंड पेज ये है आपका, हाँ, तो इसमें पहला आपका है 2047 स्वाधीनता से स्वावलंबन की ओर। तो इसे पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहे देश के 2047 बहुत महत्वपूर्ण एवं भावनाओं से भरा वर्ष होगा। सरकार का लक्ष्य स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में, मतलब 2047 स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में देश को विकास और समृद्धि की पूर्णता की ओर ले जाना। पंचवर्षीय योजनाओं, औद्योगिकरण, हरित क्रांति, उदारीकरण से होते हुए हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। डिजिटल क्रांति भी हो रही है और स्वावलंबन की यात्रा कैसे पूर्ण हो, लक्ष्य और जो चुनौतियां हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, लक्ष्य और चुनौतियां क्या हैं इसके बारे में यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए विजन 100 पर तेज़ी से काम कर रही है केंद्र सरकार। ये क्या है, तो 100वें स्वतंत्रता दिवस मतलब 2047 पर देश को आर्थिक स्वावलंबन का उपहार देने के लिए जो है विजन इंडिया मिशन पर काम चल रहा है। PMO द्वारा अहम विभागों के सचिवों के 10 समूह आपके बनाए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इनकी जिम्मेदारी भविष्य के भारत का ब्लूप्रिंट आपके तैयार करना है। इन समूहों को ब्लूप्रिंट बनाने के लिए मई 2022 तक का समय सरकार की तरफ से दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है 161 करोड़ के साथ 2048 में भारत की जनसंख्या शीर्ष पर पहुँच जाएगी। और ये जो अनुमान लगाया गया है द लेसेंट की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2048 में जो है भारत की आबादी जो है 168 करोड़ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 109 करोड़ पर आ जाएगी 2100 तक भारत की जनसंख्या घटकर, मतलब कि 2048 तक 161 करोड़ हो जाएगा, लेकिन जो 21वीं सदी तक जो है भारत का आबादी घट के 109 करोड़ तक आ जाएगा, ये विशेषज्ञों का अनुमान है। उसके बाद है कि 32% की गिरावट हो सकती है जनसंख्या में स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के बाद से नई सदी आने तक। 17.7% वैश्विक जनसंख्या भारत में रहती है, मतलब पूरी दुनिया का जो है 17.7% जनसंख्या आपके भारत में रहती है। और भारत के पास ज़मीन कितना है, तो 2.7% आपके भारत के पास ज़मीन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विश्व
आर्थिक फोरम के अनुसार मजबूत होगा मध्यम वर्ग। विश्व आर्थिक फोरम के अनुसार जो है मजबूत होगा मध्यम वर्ग। इसके बारे में देख लीजिए। वर्ष 2030 तक जो है देश की लगभग 80% जो आबादी है मध्यम आय वर्ग में होगी। कितने परसेंट? 80% आबादी। सशक्त मध्यम वर्ग जो है 2047 में आर्थिक शक्ति का आधार होगा। अगले 10 वर्षों में मध्यम वर्ग जो है 75% उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय करेगा, जिससे बाज़ारों को शक्ति मिलेगी, मतलब जो बाज़ार में रौनक आएगी। 2 लाख रुपये सालाना कमाई वाले ग्रामीण परिवारों की आबादी जो है 2030 तक घटकर 9% तक आपकी रह जाएगी। इसी प्रकार प्रति वर्ष 3.25 लाख रुपये तक कमाने वालों की संख्या जो है 11% तक आपके सिमट सकती है। नेक्स्ट है कि क्या कहती है PwC, मतलब कि प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के अनुसार जो है 2050 में विश्व की अर्थव्यवस्था में चीन पहले पर होगा। ठीक है, 2050 में जो है चीन की अर्थव्यवस्था आपके पहले पर होगी और भारत की जो अर्थव्यवस्था है दूसरे नंबर पर होगी। और तीसरे नंबर पर किसकी अर्थव्यवस्था होगी? तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था आपके तीसरे नंबर पर होगी। वैश्विक GDP में सबसे बड़ा हिस्सा जो है चीन और भारत का होगा। चीन 20% पर आपके पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है कि 2050 तक वैश्विक GDP में 2050 तक जो है भारत की हिस्सेदारी लगभग दोगुना होकर 7 से 15% आपके पहुंच जाएगी, जबकि चाइना का 20% आपके रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मिशन सर्कुलर अर्थव्यवस्था। तो ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र का लक्ष्य हासिल करने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने मिशन सर्कुलर अर्थव्यवस्था की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2047 तक भारत को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्कुलर अर्थव्यवस्था की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य है कि 2047 तक जो है भारत को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिशन सर्कुलर अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के साथ साथ देश को जो हाइड्रोजन उत्पादन का केंद्र बनाना शामिल है। इसी क्रम में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन आपके स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्षय ऊर्जा से मिल रही मजबूती। तो इसके बारे में देखिए। 26% से अधिक देश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी है। 4800 गीगावाट तक पहुंच सकती है वर्ष 2026 तक विश्व में अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता। पूरे विश्व की बात चल रहा है यहाँ पर। 2070 बीते वर्ष ग्लासगो में जलवायु सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी ने 2070 तक जो है भारत को नेट जीरो उत्सर्जन वाला देश बनने की प्रतिबद्धता जताई है। वर्ष 2047 स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत के लिए अहम पड़ाव साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 86% इतनी वृद्धि हो सकती है अगले 5 वर्ष में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में। 60% की वृद्धि हो सकती है 2026 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 74% होगा सौर ऊर्जा का योगदान अक्षय ऊर्जा में वृद्धि के लिए। 226% की वृद्धि हुई है देश में पिछले 5 वर्ष में अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में। 12% यदि इतनी जल ऊर्जा परियोजना की मिला ले तो कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में स्वच्छ ऊर्जा का योगदान जो है कितना हो जाएगा? 38% से आपके अधिक हो जाएगा वर्तमान में। अगर 12% जो है जल ऊर्जा को मिला लेंगे तो। उसके बाद आपका है बजट का गणित आपके कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा कहाँ से पैसा कितना आ रहा है और कहाँ कितना खर्च हो रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप रक्षा क्षेत्र में शीर्ष 3 देश के बारे में देखिए। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आपको जानना चाहिए। रक्षा क्षेत्र 3 रक्षा क्षेत्र में शीर्ष 3 देश के बारे में देखिए। तो रक्षा क्षेत्र के लिए जो है 5,25,166 करोड़ रुपये आपके आवंटित किए गए। कितना? 5,25,166
25,166 रुपये आपके आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल से करीब आपके 10% अधिक है। पिछले साल से जो है आपके 10% अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह इसी वर्ष की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% है। कितना है? लगभग आपके जो अपना जीडीपी है उसका 2% है। विश्व में अमेरिका सबसे अधिक रक्षा पर खर्च करता है और अपने जीडीपी का कितना खर्च करता है? तो 3.7% आपके अमेरिका खर्च करता है रक्षा पर अपने जीडीपी का। चीन का रक्षा बजट जो है हमसे अधिक है, लेकिन वह जो इसके जीडीपी का मात्र 1.3% है। इसमें आपको ध्यान रखना कि इसका मतलब क्या है कि जो चाइना की जीडीपी है हमसे बड़ी है और अपने जीडीपी का जो 1.3% खर्च करता है, मतलब कि हमसे जीडीपी अगर बात करेंगे हम लोग की जीडीपी का कितना खर्च करता है 1.3, लेकिन अगर उसे हम लोग संख्या में देखेंगे तो सबसे अधिक पैसा सेकंड स्थान पर कौन खर्च करता है? चाइना खर्च करता है। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। उसके बाद है कि आवंटन के आधार पर विश्व में हम रक्षा बजट के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। कौन सा स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाएगा अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा अपना देश भारत है। ठीक है, तीसरा अपना देश भारत है। उसके बाद है कि यहाँ पर रुपये का हिसाब किताब दिया गया है कि कहाँ से आएगा, कितना पैसा कहाँ से आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि 5 जो पैसा है 1 रुपये में 5 पैसा सीमा शुल्क से आएगा, 2 जो पैसा है गैर ऋण पूंजी से आएगा, 5 पैसा गैर कर राजस्व से आएगा, 7 आपके केंद्रीय उत्पादन शुल्क से आएगा, 15 कॉरपोरेशन टैक्स से आएगा। इसमें आपको क्या याद रखना है? आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो पैसा कहाँ से आएगा? तो 35 पैसा जो है उधार एवं अन्य देवताओं से आएगा। इसका मतलब उधार अगर हम सबसे अधिक ले रहे हैं तो उधार पर हम ब्याज भी सबसे अधिक देंगे, समझेंगे नहीं यहाँ पर। उसके बाद है कि जीएसटी 16%, जो 16 पैसा है जीएसटी से आएगा और 15 आयकर से और 15 कॉरपोरेशन टैक्स से आपके आएगा। और खर्च कहाँ पर होगा? तो सबसे अधिक जो खर्च किया जाएगा आपके ब्याज पर। आपको क्या बताएं, अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो ब्याज भी देंगे सबसे अधिक, तो 20 पैसा जो है ब्याज भुगतान करने में मेरा चला जाता है अपना भारत का। उसके बाद है कि 17 पैसा है कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा होता है। 15 पैसा जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर खर्च किया जाता है। 9 पैसा जो है 9 पैसा जो है केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च किया जाता है। 8 पैसा सब्सिडी पर खर्च किया जाता है और 8 पैसा रक्षा क्षेत्र में खर्च किया जाता है। 4 पैसा जो है पेंशन पर खर्च किया जाता है और 9 पैसा अन्य आपके खर्च किए जाते हैं। यहाँ पर 10 जो पैसा है वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर आपके खर्च किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद है कि केंद्र सरकार द्वारा व्यय बजट अनुमान 2022-23 तो कहाँ पर कितना खर्च किया जाएगा? तो यहाँ पर बताया गया कि पेंशन पर जो है 2,71,32 करोड़ रुपये आपके खर्च किया जाएगा। रक्षा पर जो है 3,85,370 करोड़ रुपये आपके खर्च किया जाएगा। 3,85,370 करोड़ रुपये आपके खर्च किया जाएगा। अनुदान पर जो है 3,17,866 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। यहाँ पर इसे आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा? तो 1,42,78 करोड़ रुपये आपके खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। उसके बाद आपका है स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जाएगा? तो स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा 86,606 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा आपके स्वास्थ्य पर। टोटल आपका कितना हो जाएगा? 39,44,909 करोड़ रुपया। 39,44,909 करोड़ रुपये आपके खर्च किया जाएगा टोटल। हम लोग इसे पहला ही लाइन में देखे थे इसके बारे में। उसके बाद है कुछ आपके शब्द को समझना है, क्योंकि आपको बार बार शब्द में उलझाया जाता है, इन शब्दों को समझना है। तो पहला है कि बजट अनुमान, ये क्या होता है? तो सरकार जो है बजट में आगामी वित्त वर्ष में कमाई और खर्च का अनुमान देती है, इसे ही बजट अनुमान कहते हैं। मतलब सरकार बोलती है कि हम जो 2022-23 में इतना पैसा कमाएंगे, इसे क्या बोला जाता है? उसे बजट अनुमान बोला जाता है। संशोधित अनुमान क्या होता है? बदले परिस्थितियों में अक्सर सरकार के आय और व्यय के अनुमान में बदलाव हो जाता है। बजट में चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान भी दिए जाते हैं और साथ ही पिछले वित्त वर्ष का वास्तविक लेखा जोखा भी आपके दिया जाता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? बार बार सुनते हैं आप लोग राजकोषीय घाटा। यहाँ पर समझिएगा राजकोषीय घाटा और राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो कमाई कम, ठीक है, कमाई आपको कम हुआ, सरकार को कमाई कम हुआ और खर्च ज़्यादा होने पर सरकार को घाटे में माना जाता है। कमाई हुआ 90 रुपया और खर्च कर दिए 100 रुपया, इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपया घाटा में हो गया, तो इसे बोलेंगे राजकोषीय घाटा। और इस अंतर को राजकोषीय घाटा बोलते हैं या फिजिकल डेफिसिट बोला जाता है। अधिक कमाई ज़्यादा हो तो राजकोषीय मुनाफा, फिजिकल सरप्लस बोला जाता है। जैसे कि सरकार का बोलना था कि 100 रुपया आएगा लेकिन आ गया 110 रुपया, तो 10 रुपया क्या हो गया, सरप्लस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या है, तो सरकार के लक्ष्य से कम कमाई होने को राजस्व घाटा कहा जाता है, रेवेन्यू डिफिसिट बोला जाता है। राजस्व व्यय क्या होता है, तो राजस्व व्यय होता है कि देश चलाने के लिए होने वाला खर्च राजस्व व्यय होता है। यह खर्च जो है सब्सिडी देने, वेतन देने, कर्ज व राज्य सरकारों को अनुदान देने में आपके खर्च होता है। नेक्स्ट है कि पूंजीगत व्यय, जिस खर्च से जो है सरकार की कमाई होती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। जिस खर्च से जो है सरकार को कमाई होती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। ऐसा व्यय किसी परियोजना में निवेश आदि के मद में होता है और स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल आदि बनाने में भी यह खर्च होता है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये क्या होता है, तो इसे बार बार सुनते होंगे आप लोग भी कि शेयर बाजार में जो होता है 1 साल से ज़्यादा समय पैसा लगाकर हुए लाभ, ध्यान से पढ़िएगा, शेयर बाजार में जो है 1 साल से ज़्यादा समय पैसा लगाकर हुए लाभ को जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। 1 साल से कम समय में मिले लाभ को जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। जैसे कि अगर 1 लाख रुपया आपने लगाया, ठीक है, 1 लाख रुपया आपने शेयर मार्केट में लगाया और 1 साल के लिए छोड़ दिए और उससे आपको फ़ायदा होता है 25,000, तो 25,000 पर आपको टैक्स लगेगा। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलेंगे। लेकिन आपने 1 लाख रुपया लगाया और 1 साल से पहले ही निकाल लिया और उस पर आपको 20,000 फ़ायदा हुआ, तो उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसे बोला जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ समझ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बजट में मिला हिस्सा लाख करोड़ में दिया गया है। तो कितना हिस्सा आपके दिया गया है, तो 2016-17 में जो राज्यों का हिस्सा था, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा था 9.86% था टोटल आपके बजट का। और 2022-23 में कितना है, तो 16.12% है। 16.12% जो हिस्सा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का है बजट में, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कि बजट एक नज़र में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राजस्व प्राप्तियाँ, कर राजस्व, ये बस ये पूछा नहीं जाएगा, बस इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक साइड देखिए, यहाँ पर ये आपका है शेयर मार्केट से इसका संबंधित है। वैश्वीकरण के इस दौर में जो है, ऊपर में क्या लिखा गया इसे देख लीजिए, बाजार का बोल लिखा गया है यहाँ पर। इसमें है कि वैश्वीकरण के इस दौर में बजट के दिन निवेशकों की तात्कालीन प्रतिक्रिया शेयर बाजार में उछाल या गिरावट के रूप में दिखती है। तो 1991 से अब तक जो है कुल 8 वित्त मंत्रियों ने बजट पेश किया है। बजट जारी किए जाने के दिन जो है BSE के सेंसेक्स की यह प्रतिक्रिया आपकी रही है। तो देख लीजिए क्या प्रतिक्रिया रही है, तो 34 जुलाई 1991 से लेकर अब तक कुल जो है बजट की कितनी बार प्रस्तुत किया गया है, तो 34 बार आपके प्रस्तुत किया गया है और 15 बार जो आपको गिरावट देखने के लिए मिलता है और 19 बार जो है जब बजट प्रस्तुत किया गया तो 15 बार क्या देखा गया, गिरावट, और 19 बार जो शेयर मार्केट था उसमें उछाल देखा गया। 29 फरवरी 1992 को जो है सर्वाधिक उछाल हुआ। कितना % उछाल हुआ था, तो बजट में आपके 9% का उछाल हुआ था। यह मनमोहन सिंह का दूसरा बजट था। ठीक है, जो मनमोहन सिंह है भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और इनके द्वारा जो है ये वित्त मंत्री का भी कार्यभार आपके संभाले हैं। उसके बाद है कि 6 जुलाई 2009 को बजट वाले दिन शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट हुई थी और उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो प्रणब मुखर्जी आपके वित्त मंत्री थे जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। और कितना गिरावट हुआ था, तो
5.80% आपकी गिरावट हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किनके काल में जो है जब बजट पेश किया गया तो कितना गिरावट हुआ, कितना उछाल हुआ, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस जान लेना है इसे। उसके बाद नेक्स्ट है बात पते की। भारत में जो है पहला बजट जो है 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से पेश किया था। स्वतंत्र भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? तो 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी। कौन थे? आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। तो आपको याद रखना है, अगर बोलेगा कि आज़ादी के मतलब कि 1860 में पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। और अगर बोलेगा कि आज़ादी के बाद पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो शनमुखम चेट्टी के द्वारा। कब? तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। उसके बाद है कि सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो पूर्व प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई हैं उनके नाम है सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड। तो कितने बार इनके द्वारा बजट पेश किया गया है? तो जो मोरारजी देसाई हैं उनके द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया है। जो पी चिदम्बरम है इनके द्वारा 9 बार बजट पेश किया गया है। प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो राष्ट्रपति रहे हैं इनके द्वारा 8 बार बजट पेश किया गया है। यशवंत सिन्हा के द्वारा 8 बार, मनमोहन सिंह के द्वारा 6 बार आपके बजट पेश किया गया है। ठीक है। उसके बाद है कि सबसे लंबा भाषण जो है किसके द्वारा दिया गया बजट भाषण? तो सबसे जो लंबा भाषण दिया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया है। 2 घंटे 42 मिनट का आपके भाषण दिया गया था। और सबसे छोटा जो आपके बजट भाषण है किसके द्वारा दिया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है सबसे छोटा जो बजट भाषण दिया गया है, नहीं, इस शब्द की बात चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर टाइम की बात नहीं, यहाँ पर शब्द की बात चल रहा है। तो इसमें है कि 18,650 शब्द थे। 1991 में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के बजट भाषण में यह अब तक का सर्वाधिक शब्द संख्या वाला है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबा समय तक भाषण किसके द्वारा दिया गया है बजट भाषण, तो हो जाएगा आपके निर्मला सीतारमण हो जाएगा। अगर बोला जाएगा कि सबसे अधिक शब्द वाला बजट किसके द्वारा पेश किया गया है, तो मनमोहन सिंह के द्वारा पेश किया गया था 1991 में। ठीक है। अगर हाँ, उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि सबसे छोटा जो शब्द वाला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आपको याद रखना है हीरू भाई मुरली भाई पटेल के द्वारा। और कितने शब्द का था? तो मात्र 800 शब्दों का ये बजट था। ठीक है। उसके बाद आपका है यह है प्रत्यक्ष कर घाटा अप्रत्यक्ष करने की भरपाई। अगर प्रत्यक्ष कर से घाटा हुआ तो अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से उसकी भरपाई कर ली गई। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। विकास की राह पर चलते हुए प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर सरकार की ओर से दी गई राहत की भरपाई अप्रत्यक्ष कर से हुई। 2020-21 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.7% कम हुआ, वहीं अप्रत्यक्ष कर जो है 12.6% आपके बढ़ गया। मतलब कि जो प्रत्यक्ष कर था उसका घाटा कम हुआ, लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर था उसे संग्रह ज़्यादा कर लिया गया है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि जीएसटी से कितना आता है। यहाँ पर देखिए जो जीएसटी है उससे 29%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 15%, कॉरपोरेट टैक्स 25%, कॉरपोरेट से इतर आय कर कितना है 25%, 6% सीमा शुल्क। इसे आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, बाकी जो आपके अगला वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग इसे फिर देख भी नहीं सकते हैं। जो सेकंड वीडियो आएगा उसे आप लोग शाम को देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।